Myself, Dr. Poonam Mishra, working as an associate professor in DAV PG College, Dehradun. Today, I am going to discuss theory of Piaget's cognitive development. Here I am sharing my screen. Piaget's theory of cognitive development. यहाँ पर हम लोग दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे। लेसन ओवरव्यू पहले कर लेते हैं। सबसे पहले पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें हम लोग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पहले डिस्कस करेंगे, कॉग्निटिव प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे और इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स डिस्कस करेंगे कि पियाजे की जो थियरी है उसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे होता है, कैसे बच्चा जो है इसको समझता है चीजों को, और टीचर्स के लिए इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे वाज ए स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे was born in Switzerland in the late 1800 and was a precocious student, publishing his first scientific paper when he was just 11 years old. पियाजे स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था लेट 1800 में, और ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और जिनका कि सबसे पहले फर्स्ट साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट हुआ था जब ये मात्र जो है ये 11 year old थे। His early exposure to the intellectual development of children came when he worked as an assistant to Alfred Binet and Simon as they worked to standardize their famous IQ test. फेमस IQ टेस्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, अल्फ्रेड बिने का आपने काफी नाम सुना होगा। तो इनका पहला एक्सपोजर जो है वो कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में की ओर तब हुआ जब इन्होंने उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया, अल्फ्रेड बिने और सीमोन के। Much of the Piaget's interest in the cognitive development of children was inspired by his observations of his own nephew and daughter. These observations reinforced his budding hypothesis that children's minds were not merely smaller versions of adult minds. पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे का इंटरेस्ट तब जागृत हुआ, तब वो प्रेरित हुए इस अपने भतीजे और अपनी पुत्री को ऑब्जर्व करने के बाद। मतलब कहा जाता है कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो सारा जो है वो अपने बच्चों पे किया था और अपने नेफ्यू पे किया था। इस ऑब्जर्वेशन ने उनको ये सोचने पर मजबूर किया और उनके इस हाइपोथेसिस को तोड़ा कि जिसमें वो ये मानते थे कि बच्चों का जो माइंड होता है वो मेयरली स्मॉलर वर्जन ऑफ एडल्ट्स माइंड होता है। इस मतलब जो ये हाइपोथेसिस थी उसको उन्होंने ब्रेक किया और उन्होंने माना कि चिल्ड्रन जो है वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट की उपाधि दी है। इसके अलावा जो जीन पियाजे हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और कंस्ट्रक्टिविज्म में इनका विश्वास है। इनका ये मानना है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और इनका ये मानना है कि बच्चे जो है वो उनमें नॉलेज का निर्माण जो है वो स्वयं करने में सक्षम है, उनको कुछ अलग से नहीं दिया जाता है और वो स्वयं ही ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, ऐसा इनका मानना था। उसके साथ ही साथ जीन पियाजे का ये भी मानना, ये एपिस्टेमोलॉजी में विश्वास करते हैं, ज्ञान विज्ञान में विश्वास करते हैं और बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ इनको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में भी काफी इंटरेस्ट रहा है। तो इस तरह से जीन पियाजे की जो थियरी है वो साइकोलॉजी में काफी फेमस है और इन्होंने मतलब ये नॉलेज के स्रोत को जानना और उसके साथ ही साथ ये दार्शनिक भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। तो इन्होंने अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो प्रयोग किया उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जब हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कॉग्निशन की बात करते हैं। अब कॉग्निशन क्या होता है? जैसे कॉग्निशन जिसको हम संज्ञान कहते हैं, और संज्ञान का क्या होता है कि
जो कॉग्निशन है वो कहाँ से, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान का विकास। हमारे जो परसेप्शन है, हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड cognoscere, which means to know or to recognize or to conceptualize। मतलब कॉग्निशन जो है वो लैटिन वर्ड कॉग्नोसियर से निकला है, डिराइव हुआ है, और जिसका अर्थ होता है जानना, पहचानना और कंसेप्चुलाइज करना। क्योंकि किसी भी टर्म की जब हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जब उसके बारे में समझ लेते हैं, तो उसको सीखना समझना जो है वो आसान होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इस फिगर में आप देख रहे हैं कि रीजनिंग, थिंकिंग, बहुत सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं, हम परसेप्शन करते हैं, हम चीजों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो कॉग्निशन के अंतर्गत ही आती हैं। The term cognitive development refers to the processes of growth and change in intellectual/mental abilities such as thinking, reasoning and understanding। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, ये जो टर्म है, ये उस प्रक्रिया की ओर हमें इंगित करता है जिसमें कि हमारे इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटीज में हमारे संज्ञान और मानसिक हमारी जो क्षमताएं हैं उसमें उसका विकास होता है और परिवर्तन होता है। जैसे थिंकिंग, हमारी सोचने की प्रक्रिया, हमारी तर्क करने की प्रक्रिया और हमारी सोचने की प्रक्रिया, इनमें जो है वो चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पियाजेस थियरी बेसिक कंसेप्ट, पियाजे की थियरी का बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ये 5 वर्ड्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो है, सबसे पहले है स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ये जो पांचों, अब हम सबसे पहले समझते हैं स्कीमाज क्या है। ये जो स्कीमाज होते हैं ये हमारे रूम ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं। मतलब हमारे माइंड में कुछ भी जो हम सीखते हैं वो डिफरेंट रूम बने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जाना, तो आपके माइंड में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो स्कीमाज के रूप में आपके माइंड में, छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में वो चीजें आपके माइंड में सेव हैं। और जैसे आपने फोन के बारे में जाना, ठीक है, रूम ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं स्कीमाज को। तो उसमें जो है सेट ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमारे माइंड में बना होता है। उसके बाद हम कहते हैं एसिमिलेशन, जिसको कि हम आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे कोई भी जब हमने ज्ञान सीखा तो उसको हमने सीखने के बाद उस ज्ञान को जब ग्रहण किया तो एसिमिलेशन हो गया। और एकोमोडेशन मतलब आपने जो ज्ञान ग्रहण कर लिया है उसको हम कैसे एकोमोडेट करते हैं, कैसे नई सिचुएशन में उसको हम उसका परिवर्तन कर पाते हैं, कैसे सीख के हम उसका प्रयोग कर पाए, और उसको एकोमोडेट करने की जो प्रक्रिया है। फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं। और जैसे मान लीजिए आपने कुछ नया ज्ञान आपके मन में बना हुआ है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि आपने जो नया ज्ञान सीखा उसके बाद आप जो आपने सीख लिया है उससे आप नया नहीं सीखेंगे। तो जब आप एकोमोडेशन की बारी आती है तब उसको पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको संगठित करना पड़ता है, और इसके बीच में इक्विलिब्रेशन होता है, उसका संतुलन बनाया जाता है। और वही जब डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है, नई सिचुएशन जब आएगी तब डिसइक्विलिब्रेशन हो जाएगा, तब नया स्कीमा बनाने की बात आएगी, तब आप उसको एकोमोडेट करेंगे, तब आप उसको जो है उसमें मतलब समायोजन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे जो है वो उनका बेसिक कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है ये चीजें बताई हैं, ठीक है। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे मेंटल प्रोसेसेस को। उसके बाद आते हैं इसके बारे में पियाजेस थियरी बेसिक कंसेप्ट जो है, पहले जो मैंने अभी आपको बताया। स्कीमास क्या है? एक्शंस आर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस दैट ऑर्गेनाइज नॉलेज। मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर के रूप में आपके माइंड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है रहते हैं, जिसको हम स्कीमास कहते हैं। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। मतलब नए इंफॉर्मेशन को, नई सूचनाओं को इनकॉर्पोरेट करना, किसमें? जो एग्जिस्टिंग स्कीमाज है। जैसे किसी चीज के बारे में, जैसे आपने फोन के बारे में जाना,
और फोन के बारे में नई जो जानकारी मिली उसको जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद एकोमोडेशन, एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, जो भी मतलब आपके एग्जिस्टिंग स्कीमास थे, ठीक है, उसमें आप नए इंफॉर्मेशन को, नए अनुभवों को जब फिट कर रहे हैं तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप कहीं पर हॉस्टल में रह रहे हैं और आप और आपका साथी 2 लोग रह रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए तीसरा कोई साथी आपका आ जाता है तो उसको कहा जाता है कि ठीक है, इसको भी हमको किसी तरह से एकोमोडेट करना है, एडजस्ट करना है। तो स्कीमा जो पहले से बने हुए हैं, उसके बाद एसिमिलेशन में आपने जो है उसमें नई इंफॉर्मेशन डाली, और फिर उस नई इंफॉर्मेशन को जब हम एडजस्ट करते हैं तो उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग आइसोलेटेड बिहेवियर एंड थॉट्स इनटू ए हायर ऑर्डर सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो चीजें हमने सीखी हैं और वो अलग अलग पड़ी हुई हैं, आइसोलेटेड बिहेवियर है, लेकिन उन आइसोलेटेड बिहेवियर को एक साथ ग्रुप करना और थॉट्स इनटू ए हायर ऑर्डर सिस्टम, और धीरे धीरे जो है वो हायर ऑर्डर सिस्टम की ओर उसको ले जाना। ऊंची मतलब जैसे हम कल्पना से मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की ओर जाते हैं तो वो हायर ऑर्डर की ओर हमारी थिंकिंग प्रोसेस को, हमारे समझने को, हमारे अंडरस्टैंडिंग को, सभी चीजों को हायर ऑर्डर में ले जाते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन, ए शिफ्ट, ए रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू रीच ए बैलेंस। अब इन चीजों के आने के बाद आपने देखा कि जब स्कीमाज, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी, तब क्या होगा कि उसमें एक जो है वो हलचल उत्पन्न होगी। ठीक है, और उस हलचल और उस कॉन्फ्लिक्ट को रोक कर एक हमको बैलेंस बनाकर चलना है, चीजों को समझना है, चीजों को बैलेंस बनाना है, चीजों को जो कंसेप्ट है उसको सही तरीके से क्लियर करना है, तो हम वो होता है इक्विलिब्रेशन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, स्कीमाज से एसिमिलेशन थ्रू एकोमोडेशन। ठीक है, अब सबसे पहले आपने देखा कि ये जो एक छोटा सा बेबी है और बॉय हैज लर्न स्कीमा ऑफ बर्ड, बर्ड का स्कीमा इसके माइंड में ये है कि ये जो उड़ती है चीज, ठीक है, जो दिखाया है उसके पेरेंट्स ने, उसके सिस्टर ने, ये एक छोटी सी बर्ड है और उसके माइंड में ये बर्ड बना हुआ है। बाद में जब बॉय सा एन एरोप्लेन एंड कॉल्ड इट बर्ड, सिस्टर सेज नो इट्स एन एरोप्लेन। जब वो बाहर जाता है घूमने तब वो देखता है कि एक एरोप्लेन जो है वो जा रहा है, लेकिन उसको वो बर्ड समझता है, क्योंकि नए उसके जो स्कीमास में उसने बर्ड के बारे में जाना है, एसिमिलेशन उसने कर लिया है, आत्मसातीकरण कर लिया है बर्ड को, कि कोई भी उड़ने वाली जो चीज है जो उसके पेरेंट्स से दिखाई और इससे मिलती जुलती है वो बर्ड है। लेकिन उन्होंने जब उसकी सिस्टर ने बताया कि नहीं ये बर्ड नहीं है, वो एरोप्लेन है, तो उसने फिर एकोमोडेट किया, ही एकोमोडेटेड न्यू स्कीमा ऑफ एरोप्लेन। तब उसके माइंड ने एरोप्लेन को जो है वो एरोप्लेन माना और बर्ड को, मतलब बर्ड से एरोप्लेन तक आकर उसने एकोमोडेट किया, अपने इस ज्ञान को उसने एकोमोडेट किया। तो इस तरह से स्कीमा से एसिमिलेशन होते हुए उसने एकोमोडेशन किया और जो है एकोमोडेट किया इस चीज को, इसको जो है हम लोग इस तरह से इस एग्जांपल से समझ सकते। अब हम लोग बात करेंगे कि द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। वो चारों अवस्थाएं जो है 4 स्टेजेस क्या क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ टू 2 years ओल्ड है। प्री ऑपरेशनल स्टेज टू 2 to 7 years ओल्ड है, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years ऑफ एज में है, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11 years ऑफ एज थ्रू एडल्टहुड है। अब हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे एक एक स्टेजेस के बारे में। सबसे पहला है आपका द सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्था होती है ये फ्रॉम बर्थ टू 2 years, जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस आर द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट्स एंड सेंसेशन। वो जो है संसार को, जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, वो मूवमेंट के द्वारा जानता है और सेंसेशंस के द्वारा जानता है। ठीक है, मतलब इसलिए कहा जाता है इसको सेंसरी मोटर स्टेज, इसलिए कहा जाता है
क्योंकि बच्चा जो है इस समय जो है वो अपने सेंसेस से, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उन सेंसेस के द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे वो देखता है, लोग उसको मतलब उसकी सकिंग की जो क्षमता होती है, और अपने मूवमेंट से ही वो संसार को समझने की कोशिश करता है। दूसरा है द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकिंग, ग्रेस्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। वो बेसिक एक्शन बस उसको पता होते हैं, सकिंग का, ग्रेस्पिंग का, लुकिंग का और लिसनिंग का। वो देखना, सुनना, ये सब सारी चीजें जो है इसके बेसिक एक्शन के द्वारा ही संसार को समझता है। इस पियाजे की डेवलपमेंटल थ्योरी को समझने के लिए आपको अपने बचपन में लौटना होगा, या आप अपने छोटे भाई बहनों या आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा हो तो उससे जो है आपको इस थ्योरी को समझने में मदद मिलेगी। और आप जो है अगर थोड़ा सा भी आपका उधर ध्यान होगा तो आपको इनके डेवलपमेंटल स्टेज को समझने में आसानी होगी कि बच्चा जो है किस स्टेज में क्या क्या करता है। तो उन्होंने इन चीजों को क्लासिफाई किया है। Infants learn that things continue to exist when through they cannot be seen. ऑब्जेक्ट परमानेंस की चीजें जो है वो धीरे धीरे उसके माइंड में आने लगती है। They realize that their actions can cause things to happen in the world around them. उनके एक्शन से जो है वो चीजें घटित हो रही हैं, संसार में जो सारी चीजें हैं वो ये इस बात को रियलाइज करते हैं, वो कारण होते हैं उनके एक्शन, ये वो रियलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकेंड स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये एज जो होती है एज 2 to 7 years। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस, मुख्य विशेषता और जो विकास मतलब विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वो इस तरह से होता है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। आप देखते हो कि छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो बर्ड्स और पिक्चर्स को हम जो है वो मिला के उनको अल्फाबेट सिखाते हैं, और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का उनके सामने डिफरेंट टॉय रखे जाते हैं डिफरेंट चीजों को, तो सिंबॉलिकली वो इन चीजों को देखते हैं और उस पर थिंक करना, सोचना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एट दिस स्टेज tend to be egocentric and struggle to see things from the perspective of others. चिल्ड्रन जो है इस स्टेज में इकोसेंट्रिक हो जाते हैं, स्व केंद्रित हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, और वो एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, और दूसरों के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना शुरू करते हैं और उसके लिए मतलब स्ट्रगल करते रहते हैं। While they are getting better with language and thinking, they still tend to think about things in very concrete terms. यद्यपि जो है आप जानते हो कि 2 वर्ष से जो 7 वर्ष की अवस्था होती है एज 2 to 7 years, इस अवस्था में आते आते वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज बोलने लगते हैं। जैसे पियाजे ने कहा है, जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की की कई बार हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो पियाजे ने ये कहा है कि बच्चे में थॉट तो पहले ही आ जाते हैं, और पहले थॉट आते हैं तब लैंग्वेज आती है, तो और फिर बाद में दोनों जो है वो लैंग्वेज के माध्यम से अपनी चीजों को व्यक्त करता है। तो इस समय तक आते आते लैंग्वेज जो है वो बच्चा जो है लैंग्वेज और थिंकिंग जो है वो बेटर करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और वो लेकिन जो भी वो चीज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको वो कंक्रीट फॉर्म में करते हैं, मतलब मूर्त फॉर्म में चीजों को वो देखना शुरू कर देते हैं। The foundation of language development may have been laid during the previous stage. यद्यपि language development की जो नींव है वो previous stage से ही आ जाती है, अर्थात इससे पहले जो है आपने देखा कि birth to 2 year में ही उन थोड़ा बहुत बबलाना, बोलना वो शुरू कर देते हैं, उसकी नींव तो previous stage में ही पड़ जाती है, लेकिन but it is the emergence of language that is the one of the major hallmarks of the pre-operational stage of development. लेकिन ये जो इमरजेंस ऑफ लैंग्वेज है जो हम 2 to 7 years में देखते हैं, इस स्टेज की बहुत बड़ी विशेषता है, मेजर हॉलमार्क है प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का। ये मेजर हॉलमार्क क्या है? द इमरजेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो वो सीख जाते हैं, लैंग्वेज जो बोलने लगते हैं, विचारों को भाषा के द्वारा जो व्यक्त करने की उनमें क्षमता आ जाती है, ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है इकोसेंट्रिक होते हैं, वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं।
केवल स्व को देखते हैं, केवल अपने को जानते हैं, अपनी चीजों को बहुत पकड़ते हैं, अपने खिलौनों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इकोसेंट्रिक बच्चे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये एज जो होती है वो 7 to 11 ईयर तक ये अवस्था होती है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस इसमें जो होते हैं वो ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। इसमें जो बच्चे होते हैं वो लॉजिकली जो है वो कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। They begin to understand the concept of conservation, that the amount of liquid in a short white cup is equal to that in a tall skinny glass। इसमें जो है वो ये कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन जो है उनको समझ में आ जाता है। जैसे जो लिक्विड है, अगर छोटे मतलब एक गिलास में जिसकी वेट ज्यादा है और उस गिलास में अगर उतना ही आता है जितना कि एक बड़ी गिलास में आता है, तो दोनों में उनको डिफरेंस उतना समझ में नहीं आता है और वो बड़े गिलास को उठाते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन जो है उनको समझ में आने लगता है इस स्टेज तक आते आते। नेक्स्ट है देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कॉन्क्रीट। इस अवस्था तक आते आते उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो लॉजिकल हो जाती है और थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है, लेकिन अभी भी वो मूर्त रूप में ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को TLM के टीचिंग मटेरियल एड के द्वारा पढ़ाया जाए, कंक्रीट ऑब्जेक्ट के द्वारा उनको पढ़ाया जाए, ये हम मानते हैं। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रन बिगिन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू ए जनरल प्रिंसिपल। और इसमें जो है बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि इंडक्टिव लॉजिक को यूज करते हैं। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, दो मेथड होते हैं। इंडक्टिव मेथड में जो है वो क्या होता है कि हम एग्जाम्पल टू रूल की बात करते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टिव लॉजिक जो है उनका बच्चे जो है यूज करने लगते हैं और उनकी जो रीजनिंग होती है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल इंफॉर्मेशन की ओर अब धीरे धीरे जाने लगती है, क्योंकि इस एज तक आते आते बच्चे जो है वो 7 to 11 ईयर के जो होते हैं सही क्रम में सही अनुपात का अंतर कर लेते हैं, आकार, भार, क्रम आदि को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं और इन असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर को थोड़ा थोड़ा वो समझने लगते हैं इस अवस्था तक आते आते। तो इस समय उनको हम स्पेसिफिक्स टू जनरल की ओर ले जाने में समर्थ होते हैं। जैसे इससे पहले हमें नोन टू अननोन ही करना पड़ता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ही ले जाना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है वो बच्चों में इंडक्टिव लॉजिक जो है वो आ जाती है, तो उसको बच्चे जो है वो यूज करने लगते हैं। While children are still very concrete and literal in their thinking at this point in development, यद्यपि जो है इस समय भी बच्चों का मतलब जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत ही कॉन्क्रीट होता है, बहुत ही मूर्त रूप में होता है और उनकी थिंकिंग डेवलपमेंट की जो थिंकिंग होती है मतलब वो कॉन्क्रीट फॉर्म में होती है। दे बिकम मच मोर एडेप्ट एट यूजिंग लॉजिक, लेकिन अब जो है वो लॉजिक को यूज करने लगते हैं। The ecocentrism of the previous stage begins to disappear as kids become better at thinking about how other people might view the world. इसमें इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इकोसेंट्रिज्म जो होता है उनका जो 2 to 7 ईयर्स में आ जाता है, उसमें इकोसेंट्रिज्म जो है वो काफी होता है, बच्चे आत्म केंद्रित ज्यादा रहते हैं। लेकिन इस स्टेज में आते आते बच्चों का जो इकोसेंट्रिज्म है, जो स्व केंद्रित आत्म केंद्रित वाली जो भावना है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। एज किड्स बिकम बेटर एट थिंकिंग, जैसे कि बच्चे जो है वो अच्छा सोचने लगते हैं, थिंकिंग प्रोसेस जो है उनका बेटर हो जाता है और वो हाउ अदर पीपल माइट व्यू द वर्ल्ड, इस बारे में मतलब इस तरीके से सोचने लगते हैं कि दूसरे लोगों के साथ नजरिए में विश्व संसार को देखने का उनका जो नजरिया होता है वो चेंज हो जाता है, वो स्व से पर की ओर आ जाते हैं। ऐसी उनकी मतलब स्व से जो है अयम निज परो वेत्ति ये बात नहीं है, मतलब वो सबको जो है वो बेटर नजरिए से देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में जो बच्चा जब आता है इसको हम कहते हैं, ये जो स्टेज होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल औपचारिक ऑपरेशनल संक्रियात्मक स्टेज अवस्था, ये अवस्था जो होती है वो 12 से
15 वर्ष तक की अवस्था होती है। 12 से आगे की जो अवस्था होती है इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस आर, इसमें जो मुख्य विशेषता है और जो विकास है, जो परिवर्तन है, वो इस तरह से है। एट दिस स्टेज द एडोलेसेंट्स आर यंग एडल्ट बिगिन टू थिंक abstractly एंड द रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। इस समय जो है बच्चे जब जो बच्चे होते हैं वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती है, जो काल्पनिक जो समस्या होती है, उसके बारे में रीजन देने लगते हैं और चीजों को abstractly, अमूर्त रूप से abstract फॉर्म में चीजों को सोचने लगते हैं। abstract थॉट इमर्जेज, उनका जो abstract थॉट है वो इमर्ज होने लगता है, विकसित होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। टीन्स बिगिन्स टू थिंक मोर अबाउट मोरल, फिलोसॉफिकल, एथिकल, social and political issues that require theoretical and abstract reasoning। इस समय तक आते आते, चूंकि आप जानते हैं कि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, तो ये जो टीन्स हैं, टीनेजर्स हैं, ये थिंक मोर अबाउट मोरल, फिलोसॉफिकल, एथिकल, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक, इन सभी के बारे में, सभी इश्यूज जो होते हैं उनके बारे में इनको थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक और मूर्त जो है रीजनिंग की जरूरत होती है। बिगिन टू यूज डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम ए जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो है पीछे के स्टेज में बच्चे जो है इंडक्टिव लॉजिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते बच्चे डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग करने लगते हैं और इसमें वो ये रीजनिंग, उनका तर्क होता है जो जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की ओर ले जाता है। इसमें मतलब वो डिडक्टिव, जिसमें कि रूल टू एग्जाम्पल जिसमें हम जाने की बात करते हैं, वहां पर ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेज ऑफ पियाजे's theory involves an increase in logic, the ability to use deductive reasoning and an understanding of abstract ideas। इस फाइनल स्टेज में मतलब पियाजे की थियरी के इस फाइनल स्टेज में ये क्या, इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है? इंक्रीज इन लॉजिक, तर्क में वृद्धि होती है, और डिडक्टिव रीजनिंग की जो एबिलिटी है उसको यूज करने की में ज्यादा वृद्धि होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, जो हमारे अमूर्त विचार हैं, उनको समझने की जो भावना है वो ज्यादा इसमें बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है चीजों की। एट दिस पॉइंट पीपल बिकम कैपेबल ऑफ सीइंग मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एंड थिंक मोर साइंटिफिकली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। इस अवस्था तक आते आते बच्चे जो है वो मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशन खोजने में समर्थ होते, मतलब जो भी उनके साथ प्रॉब्लम आती है या जो भी पढ़ने के में या जो भी कोर्सेज में जो प्रॉब्लम होती हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए उनके पास अब पोटेंशियल होता है, उनके पास ऐसी क्षमता होती है, जो उनके अंदर की क्षमता होती है, ठीक है, जो जन्मजात उनकी क्षमताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो सारा पोटेंशियल जो है उनके अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है, वो सारा जो है पोटेंशियल सॉल्यूशन उनके पास होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वैज्ञानिक तरीके से दुनिया को देखने के लिए उनके पास अब पूरा इस समय जो है वो पूरा अवसर होता है, लॉजिक होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है। इन सभी के द्वारा वो विश्व को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू थिंकिंग अबाउट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज and solution is the key hallmark of the formal operational stage of cognitive development। चीजों को देखने की जो उनकी क्षमता है, सोचने की जो उनकी क्षमता है, किसके बारे में? अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो अमूर्त जो विचार हैं और जो परिस्थितियां हैं, उनको सोचने की जो उनकी क्षमता है, उस पर चिंतन करने की जो क्षमता है, ये सारी चीजें जो है वो की हॉलमार्क ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का हॉलमार्क कहा जा सकता है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो 2 to 7 ईयर का हॉलमार्क है, तो इसमें क्या है हॉलमार्क
कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में द एबिलिटी टू थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिचुएशन, इसमें जो है वो बच्चा समस्या समाधान करता है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, स्मरण, चिंतन, मनन आदि का प्रयोग करने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं मानी जाती हैं। अब पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम लोग इस फिगर से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें चारों स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है बर्थ टू 2 इयर्स, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे के हाथ में एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, उसको ये नहीं पता है कि ये मिल्क है, ये पानी वाटर है या ये जूस है, उसको पीने को दे दिया गया तो वो पी रहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स में वो ये मांगने लगता है, डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि जूस है, पानी है, या वो मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो मांगने लगता है कि ये क्या चीज है और मतलब इसको मुझे चाहिए, ये मांगने लगता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर की है, उसमें आपने देखा कि विड्थ और लेंथ में बच्चे को उतना अभी अंतर समझ में नहीं आता है, वो कंक्रीट फॉर्म को देखता है। और इस समय वो जैसे मान लीजिए 2 ग्लास है और एक गिलास पानी, दोनों में बराबर ही है, लेकिन इस जो वेट में ग्लास है उसको न मांगकर जो लेंथ में बड़ी है ग्लास, उसको वो लेने की कोशिश करता है और उसको वो लेता है, क्योंकि कंक्रीट जो है अमूर्त फॉर्म में ये सारी चीजें, कि कोई चीज जो दिखने में बड़ी है वही उस बच्चे को चाहिए होता है। जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की हम बात करते हैं, जब 12 ईयर और ऊपर का बच्चा हो जाता है, तो वो ये मतलब तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है कि ये जो हाफ ग्लास एम्प्टी है या हाफ ग्लास जो है फुल हाफ ग्लास है, इन दोनों के बारे में वो सोचने लगता है। मतलब वो ये नहीं है कि उसको जो भी आप दे देंगे वो ले लेगा, पहले वो सोचेगा कि ये ग्लास आधा खाली है या ये आधा भरा हुआ ग्लास है, इसके बारे में वो सोचेगा। तो इस तरह से पियाजेज स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में धीरे धीरे बच्चे जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके चिंतन का स्तर जो है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। इस चित्र के द्वारा हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो इन्होंने बताया है। सबसे पहले तो दिस थियरी प्रोवाइड्स ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू द टीचर्स एंड करिकुलम डिजाइनर टू मेक ए बेटर करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन। ये जो थियरी है पियाजे की, उसने एक ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव दिया है टीचर्स को। उसने एक ऐसा आधार दिया है, जिसने ऐसा परिप्रेक्ष्य दिया है करिकुलम डिजाइनर को और टीचर्स को, टू मेक ए बेटर करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के लिए एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाने के लिए इसने एक आधार दिया है। इसने एक मतलब पूरी डिटेलिंग दी है कि किस एज में बच्चे जो है कैसे डेवलप होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, मूर्त रूप चाहिए होता है, अमूर्त रूप चाहिए होता है, कैसा करिकुलम उनको चाहिए होता है, कब टीएलएम का प्रयोग हमें करना है, कब कंक्रीट फॉर्म को देना है, कब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को देना है। तो जो करिकुलम डिजाइनर है और जो टीचर है, वो बच्चे के डेवलपमेंट को जब अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद जो है उनको करिकुलम को डिजाइन करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसलिए जो है इनको जो है इसलिए जो है इस क्षेत्र में इनका काफी नाम जो है वो माना जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि यूज कोलैबोरेटिव as well as individual activities because kids learn as much from each other as from parents or teachers. कोलैबोरेटिव लर्निंग की इन्होंने बात की है कि जो इंडिविजुअल है, मतलब जो बच्चा है, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से किड्स जो है वो मतलब अपने पेरेंट्स और टीचर से जितना सीखते हैं उतना ही वो आपस में मिलकर, मतलब अगर सहयोगात्मक उनमें भावना होगी, सहयोगात्मक अगर हम टीचिंग की बात करेंगे, अधिगम की बात करेंगे, उसमें बच्चे जो है वो ज्यादा सीखेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बच्चे जो है वो ज्यादा सीखेंगे, ये बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एम्फेसिस ऑन द डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग बिकॉज चाइल्ड लर्न फास्टर बाय डूइंग थिंग्स रादर देन हियरिंग अबाउट देम। और इसमें इन्होंने कहा कि डिस्कवरी अप्रोच पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग मेथड से ज्यादा सीखते हैं। अर्थात
बच्चे करके चीजों को ज्यादा सीखते हैं सुनने की अपेक्षा, इसलिए इन्होंने डिस्कवरी अप्रोच को ज्यादा प्राथमिकता दी और इसीलिए इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की भी संज्ञा दी है और डिस्कवरी अप्रोच को ज्यादा लागू करने की बात की है। कंस्ट्रक्टिविज्म में ये विश्वास करते थे और ये मानते थे कि ज्ञान को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बच्चों को खुद करने का अवसर दीजिए। टीचर एज ए फैसिलिटेटर रोल अपना अदा करे, लेकिन बच्चों को स्पून फीडिंग करा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके। उनको करके सीखने का अवसर देना चाहिए, उनको मतलब डिस्कवरी करने का अवसर उनको दिया जाना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज हैव इक्वल इंपॉर्टेंस एज दैट ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। को करिकुलर एक्टिविटीज को भी इन्होंने देने की कोशिश की, इक्वल इंपॉर्टेंस बताया। मतलब जैसे हमारा जो करिकुलम है वो मतलब बहुत ही ब्रॉड उसमें सेंस में प्रयोग किया जाता है, और जो हमारी एक्टिविटीज हैं जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी की आपकी क्लासरूम की एक्टिविटीज होती हैं। तो इन्होंने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज को भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जाए। फिर इन्होंने कहा कि यूज प्रॉप्स एंड अदर विजुअल एड्स टू सपोर्ट लर्निंग। इन्होंने कहा कि लर्निंग जब हम बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए हमें प्रॉप्स और अदर विजुअल एड्स का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। अर्थात बच्चों को जो हम बता रहे हैं, जो हम उनको पढ़ा रहे हैं, उसमें प्रॉप्स और विजुअल एड्स, जो हमारा TLM है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसको हमें ज्यादा यूज करना होगा, तभी जो है वो बच्चे उसको अच्छे से कर पाएंगे, सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सपोर्ट एंड क्रिटिसिज्म। पियाजे की जो थियरी है उसने हिज वर्क जनरेटेड इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इनके जो पियाजे के वर्क ने क्या किया कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लोगों का जागृत किया, डेवलप किया, जनरेट किया। He changed how people viewed the child's world and their method of studying children. इन्होंने लोगों के इस व्यू में परिवर्तन लाया और बच्चों के संसार को देखने का जो उनका नजरिया है और बच्चों को जो पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है, उस नजरिए में इन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की और ये बताया कि बच्चों को हर स्टेज में उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। उन बच्चे जो है वो प्लेन स्लेट की भांति नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों में रीजनिंग, थिंकिंग, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता होती है और उसमें उसके द्वारा उनको पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हिज वर्क। उनके वर्क से बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो निकल कर आई हैं और जिसको कि हम लोग देखते हैं और उसको जो है प्रयोग करते आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पियाजे डिड नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सोशल सेटिंग एंड कल्चर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस बारे में पियाजे की आलोचना की जाती है कि पियाजे ने, जैसे आपने देखा कि वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल जो थियरी है उसमें उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन यहाँ पियाजे ने ये जो इफेक्ट ऑफ सोशल सेटिंग को इन्होंने नहीं माना है, मतलब सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव को इन्होंने नहीं कंसिडर किया है, नहीं माना है, जबकि मनुष्य पर और मनुष्य के बच्चों के भाषा सीखने पर जो है वो सोशल इंटरेक्शन का काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कल्चर का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अपना प्रभाव होता है। इंडिया का कल्चर यहाँ के बच्चों पे प्रभाव डालता है, पाश्चात्य देशों का कल्चर वहां के बच्चों पे प्रभाव डालता है। तो इन्होंने अपने थियरी में डिड नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सोशल सेटिंग एंड कल्चर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इफेक्ट ऑफ सोशल सेटिंग और कल्चर की बात को नकार दिया है, इसको इन्होंने नहीं माना है, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है कि जबकि सोशल सेटिंग और कल्चर भी बच्चे के डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा माना जाता है। थैंक यू। If you have any questions, please write in comment box. Thanks for listening.
अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी अभी आपके सामने रखी, और इसमें आपने देखा कि जो स्कीमाज, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से मेंटल जो सेटिंग्स हैं उसको आपके सामने क्लियर किया, और 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज से जो है पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज तक, हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंचते हैं। टीचर्स के लिए इस थियरी का क्या इम्प्लीकेशन है, कितना हम उसको थियरी को सपोर्ट करते हैं, कैसे हम इसको क्रिटिसिज्म करते हैं, किस बिंदु के आधार पर, इस सबको हमने क्लियर किया। और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स।